हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है सेमेस्टर 1 के अंदर, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जिसका एग्जाम अब उनका नियर बाय है। तो मैं आज आप लोगों के साथ जो कि वीडियो ला रहा हूँ, वन शॉट रिवीजन वीडियो, उसकी वीडियो की सेकेंड वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम देखने वाले हैं इस सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है साइलेंट डेवलपमेंट एंड कंटेम्प्रेरी इशू एंड मैनेजमेंट। इस कंप्लीट यूनिट को बहुत ही डिटेल में देखेंगे। इसके सारे कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जो जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। इसके नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप क्या कर सकें, इसकी रिवीजन कर सकें अच्छे से बाद में, और अपने एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चंस इसके अटेम्प्ट कर पाएं। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। इससे पहले की जो यूनिट नंबर 2 है वो चैनल पर अपलोड हो रखी है, बाकी यूनिट्स भी धीरे धीरे मैं आपको अपलोड कर दूंगा एग्जाम से पहले पहले। तो अब बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस कंप्लीट यूनिट को। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर अपलोड मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का जो अबाउट सेक्शन है या कम्युनिटी पोस्ट का सेक्शन है, वहां पर आपको इसके टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इसके नोट्स अपलोड मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना करा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए आपके सभी सब्जेक्ट का कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल मिलता रहेगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, जिनको भी इस वन शॉट की रिवीजन की जरूरत है, क्योंकि जिन्होंने अभी तक कुछ भी ना पढ़ा हो। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट यूनिट को। यूनिट नंबर 5 नाम है आपका साइलेंट डेवलपमेंट एंड कंटेम्प्रेरी इशू इन मैनेजमेंट। इसके दो पार्ट्स होंगे, एक है आपका कंटेम्प्रेरी इशू इन मैनेजमेंट चैप्टर है, एक है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। दोनों चैप्टर को हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले आता है आपका कंटेम्प्रेरी इशू इन मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या इश्यूज आते हैं। तो द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन द प्रेजेंट सिनेरियो इज फुल ऑफ कंपटीशन। जो आजकल का कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो सब कंपटीशन से भरा हुआ है। न्यू टेक्नोलॉजी आर इमर्जिंग एवरीडे, मेकिंग वे टुवर्ड रैपिड ग्रोथ इन इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, गियरिंग एवरीथिंग टुवर्ड ग्लोबलाइजेशन। रोज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिससे क्या हो रहा है, रैपिड ग्रोथ हो रही है और सारी इंडस्ट्रीज किस साइड जा रही हैं, ग्लोबलाइजेशन की तरफ ग्रोथ कर रही हैं। इन सच अ चैलेंजिंग सिचुएशन यंग मैनेजर possessing मैनेजमेंट डिग्री टर्न आउट टू बी सर्वाइवर। तो जो यंग मैनेजर रहेंगे उनकी आजकल की जो मैनेजमेंट की डिग्री है वो सर्वाइवर का काम कर रही है। द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज टू प्रोड्यूस एबल एंड एफिशिएंट मैनेजर विद इनोवेटिव वर्क बिहेवियर एंड जॉब डिजाइन इन ऑर्डर टू मोबिलाइज द टेक्टिक नॉलेज एंड पोटेंशियल ऑफ इनोवेशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय। क्या बोला गया है, तो जो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे बड़ा चैलेंज है वो ऐसे मैनेज को डेवलप करना है जिसके अंदर वो सारा इनोवेटिव बिहेवियर हो, कि वो आज के जो चेंजिंग टेक्नोलॉजी, चेंजिंग एनवायरनमेंट हो रहा है, उसके साथ कॉप अप कर पाए, और उसका बिहेवियर ऐसा हो कि वो इन सारी चीज़ों को अडेप्ट करके इनकी डायरेक्शन में काम कर पाए, जिससे उसकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और बढ़े और वो स्मूथली रन हो पाए। इन ऑर्डर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू रन स्मूथली एंड एडमिनिस्ट्रेटर एफिशिएंटली, it is the primary role of manager to create such work environment where the employee can develop and exploit their innovative potential इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। तो आज के टाइम पर जो मैनेजर है उसका प्राइमरी रोल क्या है, कि एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसके अंदर एम्प्लॉय अपनी सारी इनोवेटिव स्किल्स को डेवलप कर सके और अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर सके। एवरी एम्प्लॉय इज इंक्यूलेटेड विद ओन शेयर ऑफ नॉलेज एंड वर्किंग स्किल विच प्राइमली नीड टू बी चैनलाइज्ड विद द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनेबलिंग द डेवलपमेंट ऑफ वर्कप्लेस इनोवेशन। क्या होता है, हर एम्प्लॉय के पास अपनी अपनी स्किल्स होती हैं, अपनी अपनी नॉलेज होती है, इनोवेशंस होती हैं। तो उन सभी नॉलेज को चैनलाइज करना ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ये किसका काम होता है, ये मैनेजर का काम होता है। देन इन ट्रू सेंस इट में बी कंसिडर्ड ऑप्टिमल यूज ऑफ ह्यूमन कैपिटल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या काम होता है मैनेजर का, कि जो ह्यूमन कैपिटल है ऑर्गेनाइजेशन की, उसका ऑप्टिमली यूज करना। अब आता है आपका कंसेप्ट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का। तो डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी इंप्लाइज दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक हैविंग डिस्टिंक्ट क्वालिटी एंड सच डिफरेंस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड। डाइवर्सिटी का मतलब ये बताया है कि सभी इंडिविजुअल है, उनकी एक यूनिकनेस होती है, उनकी एक अलग क्वालिटी होती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। तो डाइवर्सिटी में क्या करना होता है, उन डिफरेंसेस को पहचानना होता है। द डिफरेंस कैन बी अलोंग द डायमेंशन ऑफ रेस, एथेंसिटी, जेंडर, एज, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, फिजिकल एबिलिटी, कल्चरल एंड रिलीजन बिलीफ्स, पॉलिटिकल बिलीफ, आइडियोलॉजी एंड अदर फैक्टर लाइक एजुकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस। डिफरेंस किस तरीके का हो सकता है इंडिविजुअल में, किस चीज़ से रिलेटेड, वो अलग रेस के हो सकते हैं, अलग एथेंसिटी के हो सकते हैं, अलग जेंडर के, अलग एज के, अलग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के, अलग फिजिकल एबिलिटी हो सकती है, उनका अलग कल्चर हो सकता है, अलग रिलीजन हो सकता है, अलग पॉलिटिकल बिलीफ हो सकते हैं, आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, उसके अलावा एजुकेशन अलग हो सकती है, उनकी स्किल्स और एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं आपकी डाइवर्सिटी। वहीं वर्क प्लेस में क्या डाइवर्सिटी होती है, मतलब जहाँ काम करने की जगह है वहाँ क्या डाइवर्सिटी मिलती है। तो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन।
एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में क्या-क्या डिफरेंस है, क्या-क्या डाइवर्सिटी है, वो सारी चीज़ें कहलाती हैं आपकी वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी नॉट ओनली इंक्लूड हाउ इंडिविजुअल आइडेंटिफाई देमसेल्व्स बट आल्सो हाउ अदर परसीव देम। डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि एक इंडिविजुअल अपने आप से कैसे आइडेंटिफाई करता है कि वो अलग है, बल्कि ये है कि बाकी लोग उसे कैसे अलग समझते हैं। Diversity within a workplace encompasses race, gender, ethnic group, age, religion, citizenship status, martial service, mental and physical condition, as well as other distinct difference between people. तो डाइवर्सिटी के इन वर्क प्लेस के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, वही सारी चीज़ें कि रेस, जेंडर, एथिक ग्रुप, एज, रिलीजन, सिटीजनशिप, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या कहलाती हैं, आपकी वर्क प्लेस डाइवर्सिटी कहलाती हैं। अब बेनिफिट क्या-क्या होते हैं वर्क प्लेस में डाइवर्सिटी होने के? मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर अलग-अलग टाइप के लोग काम कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा? तो नंबर 1 है वैरायटी ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो एम्प्लॉयी इन कंपनी विद हायर वर्क प्लेस डाइवर्सिटी विल हैव एक्सेस टू वैरायटी ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मतलब उन्हें अलग-अलग व्यूज़ मिलेंगे, अलग-अलग आइडियाज़ मिलेंगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का कि अगर अलग-अलग तरीके के लोग होंगे, तो अलग-अलग आइडियाज़ आएँगे, अलग-अलग क्या आएँगे, व्यूज़ आएँगे। नेक्स्ट हैगा इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी। तो पीपल विद डिफरेंट बैकग्राउंड टेंड्स टू हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड दस डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक्सपोजर टू वैरायटी ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड व्यूज लीड्स टू हायर क्रिएटिविटी। क्या होता है, अगर अलग-अलग तरीके के अलग-अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं, तो उनके पास अलग-अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग-अलग नॉलेज होती है, तो इससे क्या होता है, क्रिएटिविटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एम्प्लॉय फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड व्यूज व्हिच इज व्हाई दे आर एबल टू ब्रिंग डाइवर्स सॉल्यूशन टू द टेबल। और क्या होता है कि जो प्रॉब्लम होती है वो जल्दी सॉल्व हो जाती है। कैसे? क्योंकि अलग-अलग तरीके के अगर लोग होते हैं, तो उनके पास अलग-अलग एक्सपीरियंस होता है सारी चीज़ों का, तो इससे क्या होता है, कई सारे सॉल्यूशन आते हैं, उनमें से जो भी उस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करता है, उस सॉल्यूशन को एडॉप्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है बेटर डिसीजन मेकिंग। तो व्हेन एम्प्लॉयी with different background and perspective come together, they come up with more solution which lead to more informed and improved decision making। डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है क्योंकि अलग अलग तरीके के एम्प्लॉय आते हैं, वो अलग अलग तरीके के व्यूज बताते हैं, तो उनमें से जो भी अच्छा लगता है उसे मान लिया जाता है, तो अच्छी डिसीजन मेकिंग हो जाती है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड प्रॉफिट। तो कंपनीज विद डाइवर्स वर्कफोर्स मेक बेटर डिसीजन फास्टर विच गिव देम अ सीरियस एडवांटेज ओवर अदर कॉम्पिटिटर। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग अच्छी हो रही है, तो उसमें क्या होता है, फिर उनको कॉम्पिटिटर से एडवांटेज मिल जाता है कि वो जल्दी से डिसीजन ले पाते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाते हैं। नेक्स्ट है हायर एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो द लिंक बिटवीन वर्क प्लेस डाइवर्सिटी एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। व्हेन एम्प्लॉय फील इंक्लूडेड दे आर मोर एंगेज्ड। तो क्या होता है, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी में सभी एम्प्लॉय को क्या करा जाता है, इंगेज करा जाता है, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाता है। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय अच्छे से इंगेजमेंट दिखाते हैं सारी डिसीजन में, सारी चीज़ों में, सारी एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट है बेटर कंपनी रेपुटेशन। तो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी ऑल्सो मेक योर कंपनी लुक मोर इंटरेस्टिंग। और क्या होता है, जो रेपुटेशन बनती है कंपनी की कि हाँ, इस कंपनी के अंदर सभी एम्प्लॉय को इक्वली चांस दिया जाता है, सभी टाइप के एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है, तो एक अच्छी इमेज क्रिएट होती है, एक अच्छी रेपुटेशन क्रिएट होती है ऑर्गेनाइजेशन की। ये तो हो गया आपका डाइवर्सिटी का कंसेप्ट। अब आता है आपका इंक्लूजन क्या होता है। तो इंक्लूजन इज व्हेन एवरी सिंगल पर्सन इन कम्युनिटी इज वैल्यूड, हियर्ड, रिस्पेक्टेड, एम्पावर्ड एंड फील अ ट्रू सेंस ऑफ बिलोंगिंग। इंक्लूजन का मतलब होता है जब हर एक पर्सन जो भी कम्युनिटी में है, उसकी बात की वैल्यू करी जाए, उसको सुना जाए, उसको उसको रिस्पेक्ट दी जाए, उसकी वैल्यूज को, और उसको एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग क्रिएट की जाए, उसे कहा जाता है इंक्लूजन। इट गोज बियॉन्ड टॉलरेंस टू एक्चुअली सेलिब्रेटिंग एंड एलिवेटिंग एवरी पर्सन इन द रूम। और इसका मतलब हम क्या मानते हैं, क्या होता है कि जो भी एक रूम के अंदर लोग हैं, उन सभी को एलिवेट करा जाए, मतलब उन सभी की बातों का मान रखा जाए एक तरीके से, तो उस चीज को कहा जाता है आपका इंक्लूजन। इंक्लूजन इज कोलिबरेटिव, सपोर्टिव एंड रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट दैट इंक्रीज द पार्टिसिपेशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल एम्प्लॉय। तो अगर इंक्लूजन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं वो पार्टिसिपेटिव रहते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिव रहते हैं। इट मीन्स दैट ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी, डिसेबिलिटी, हेल्थ केयर नीड हैव द राइट टू रिस्पेक्टफुल एंड अप्रिशिएटेड एज वैल्यूएबल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। तो इसका मतलब होता है कि जितने भी लोग होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे उनकी कुछ भी एबिलिटी हो, डिसेबिलिटी हो, कैसी भी हेल्थ केयर हो, उनकी जो बात है, उनकी जो वैल्यू है, उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। In the context of an organization, inclusion leads to creation of an environment in which all individuals are treated fairly। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्लूजन का क्या मतलब होता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं, उन्हें फेयरली ट्रीट करा जाए, रिस्पेक्टफुली ट्रीट करा जाए, इक्वल एक्सेस दी जाए सभी अपॉर्चुनिटी की, रिसोर्सेज की, सो दे में कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। तो वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की तरफ कंट्रीब्यूट कर पाए, तो उस चीज़ को कहा जाता है इंक्लूजन।
अभी आपको डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को बता रखा है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं हम। इम्पैक्ट क्या होता है इंक्लूजन का? तो इंक्लूजन कल्चर इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉलोइंग वेज। नंबर 1 आता है, ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्टिवली वर्क टू मेक देयर कल्चर मोर इंक्लूसिव आर बेटर पोजीशन टू अचीव स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी। जो ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूजन का कल्चर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाती हैं तो उनका क्या होता है, कस्टमर की लॉयल्टी क्रिएट होती है और एम्प्लॉय के अंदर भी उनका मोरल बूस्ट होता है। नेक्स्ट है, एम्प्लॉय हु फील देयर वॉइस इज हियर्ड एट वर्क आर मोर लाइकली टू एम्पावर टू परफॉर्म देयर ड्यूटी मच बेटर। अगर एम्प्लॉयज़ को लगता है कि हाँ, उनकी बात मानी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो और अच्छे से उस काम को करने में कंट्रीब्यूशन देते हैं। नेक्स्ट है, एम्प्लॉय हु फील देयर कंपनी प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड मोर लाइकली टू से दे आर प्राउड टू वर्क फॉर देयर कंपनी। जहाँ पर एम्प्लॉय को लगता है कि हाँ, उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हें भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छे से काम करते हैं। एम्प्लॉय हु फील दे आर एबल टू देयर ऑथेंटिक self at work are more likely to say they are proud to work for the company and more likely to say they are empowered to perform their best work। वही चीज़ है, जहाँ पर एम्प्लॉय को इंक्लूजन की फीलिंग आती है, वहाँ पर वो और अच्छे से काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेसी का कंसेप्ट। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल हैव द अथॉरिटी टू चूज देयर गवर्निंग लेजिस्लेशन। डेमोक्रेसी क्या होती है? एक फॉर्म है कि गवर्नमेंट की, जिसके अंदर लोगों के पास राइट होता है, अथॉरिटी होती है कि वो अपने लेजिस्लेशन को, कि उनके ऊपर कौन रूल करेगा, उस पर्सन को चूज कर पाए। उस चीज को कहा जाता है डेमोक्रेसी। हु पीपल आर एंड हाउ अथॉरिटी इज शेयर्ड अमंग देम आर कोर इशू ऑफ डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट। किसी भी डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट के क्या कोर इशू होते हैं, कि कौन लोग हैं और उनके पास क्या अथॉरिटी है। उस चीज को जब जाना जाए तो उस चीज को कहा जाता है डेमोक्रेसी। सम कॉर्नर स्टोन्स ऑफ दिस इशू आर, इसके कुछ कॉर्नर मतलब कुछ पिलर्स हैंगे, जैसे कि फ्रीडम ऑफ असेंबली, स्पीच, इंक्लूसिवनेस, इक्वलिटी, मेंबरशिप, कंसेंट, वोटिंग राइट, राइट टू लाइफ, माइनॉरिटी राइट। ये सारे इसके इंक्लूजन्स होते, मतलब पिलर्स होते हैं। व्हाट इज वर्क प्लेस डेमोक्रेसी? वर्क प्लेस पर क्या डेमोक्रेसी होती है, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कब डेमोक्रेसी बोली जाती है? तो वर्क प्लेस डेमोक्रेसी इज द एप्लीकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल सच एज वोटिंग, रेफरेंडा, पब्लिक डिबेट टू द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो भी डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल हैं उन्हें जब वर्क प्लेस पर अप्लाई करा जाए, मतलब वोटिंग का राइट दिया जाए एम्प्लॉय को, पब्लिक डिबेट का मौका दिया जाए, तो वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? वर्क प्लेस डेमोक्रेसी कहलाती हैं। एप्लीकेशन ऑफ वर्क प्लेस डेमोक्रेसी में वेरी widely from full scale direct democracy where everyone vote in the company essential carries the same way to the smaller initiative that may only apply to specific area or department of business। वही बोला गया है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी को इक्वल राइट दिया जाना चाहिए, सभी के पास इक्वल राइट होना चाहिए कि वो हर चीज पे रिलेटेड वोट कर पाएं और हर चीज में पार्टिसिपेट कर पाएं। Workplace democracy has been big field of study in areas such as industrial and organization psychology and management science। ये एक बिग फील्ड है कि किस चीज़ में इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन की साइकोलॉजी को समझने के बारे में। ये हो गया आपका डेमोक्रेसी का कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है आपका सोशियोक्रेसी। क्या होता है? तो सोशियोक्रेसी इज द गवर्नेंस मेथड बेस्ड ऑन कोलेब्रेशन ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव अथॉरिटी। ये एक गवर्निंग मैकेनिज्म है जिसके अंदर क्या करा जाता है, कोलेब्रेशन करते हैं कौन? खुद ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव अथॉरिटी, मतलब जिन लोगों के पास पावर होती है। इट इज डिजाइंड फॉर ट्रांसपेरेंटी, इंक्लूसिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। ये ट्रांसपेरेंसी स्टेबलाइज करने के लिए, इंक्लूसिवनेस स्टेबलाइज करने के लिए और अकाउंटेबिलिटी स्टेबलाइज करने के लिए सोशियोक्रेसी का प्रिंसिपल डिजाइन करा जाता है। डेमोक्रेसी वैल्यू फ्रीडम एंड इक्वलिटी बट डज नॉट हैव गवर्नेंस स्ट्रक्चर गारंटीड टू इंश्योर देम। डेमोक्रेसी क्या करता है? फ्रीडम देता है, इक्वलिटी देता है, लेकिन कोई भी गवर्नेंस का स्ट्रक्चर नहीं देता कि इन चीजों को कैसे माना जाएगा। A sociocratic democracy uses the method of sociocracy to achieve the value of democracy। तो सोशियोक्रेटिक डेमोक्रेसी होती है वो क्या करता है? मेथड देता है, टूल्स देता है, जिसकी मदद से क्या करा जाए, जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल हैं उन्हें अचीव करा जाए, तो वो चीज कहलाती है आपकी सोशियोक्रेसी। Sociocracy, also known as dynamic governance, is a system of governance which seeks to achieve solutions that create humanious social environment as well as productive organization and business। तो सोशियोक्रेसी को हम क्या कहते हैं? डायनेमिक गवर्नेंस कहते हैं। ये एक सिस्टम होता है गवर्निंग का जिसके अंदर क्या करा जाता है, जो भी डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम होती हैं उनके सॉल्यूशन को अचीव करा जाता है और एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिव और बिजनेस को प्रोडक्टिव बनाया जाता है। इट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय यूज ऑफ कंसेंट रेदर देन मेजॉरिटी वोटिंग इन डिसीजन मेकिंग। ये किस चीज पर वर्क करती है? ये सभी की कंसेंट पर वर्क करती है। इसके अंदर मेजॉरिटी वोटिंग को राइट नहीं दिया जाता है, बल्कि सभी की कंसेंट को राइट दिया जाता है। एंड डिसीजन मेकिंग आफ्टर डिस्कसिंग बाय पीपल हु नो ईच अदर। और डिसीजन मेकिंग कब की जाती है? जब लोगों की सभी की राय ले ली जाती है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग की जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट कंसेप्ट आता है फ्रीलांसिंग का। तो द टर्म फ्रीलांसर और फ्रीलांस वर्कर इज कॉमनली यूज्ड फॉर पर्सन हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड इज नॉट नेसेसरीली कमिटेड टू अ पर्टिकुलर एम्प्लॉयर ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। फ्रीलांसर या फ्रीलांसिंग क्या होती है? कोई भी ऐसा वर्कर जो कि खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसी और के लिए काम नहीं करता है, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ना ही किसी पर्सन के लिए। फ्रीलांस वर्कर आर समटाइम रिप्रेजेंटेड बाय अ कंपनी ऑन टेम्परेरी एजेंसी दैट रीसेल फ्रीलांसर लेबर टू क्लाइंट। ये कभी कभार ऐसा हो जाता है कि किसी फ्रीलांसर को टेम्परेरी बेसिस पर कोई ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट कर लेती है, लेकिन वो कभी भी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं। फील्ड वेयर फ्रीलांसर वर्क आर प्रीडोमिनेंटली इन म्यूजिक राइटिंग, एक्टिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग, ट्रांसलेटिंग, इलस्ट्रेटिंग फिल्म, वीडियो प्रोडक्शन एंड अदर फॉर्म ऑफ वर्क विच सम कल्चर थ्योरिस्ट कंसिडर एज सेंट्रल टू कॉग्निटिव कल्चरल इकोनॉमी। ये लोग कहाँ कहाँ इन सारी जगहों पर काम कर पाते हैं? ये जगहों पर सिर्फ फ्रीलांसर ही काम कर पाते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पर कोई भी एम्प्लॉय चाहिए होता है, परमानेंटली कोई भी एम्प्लॉय नहीं चाहिए होता है। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रीलांसिंग का कंसेप्ट। फिर आता है आपका वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? तो वर्क लाइफ बैलेंस इंप्लाइज सिक्योरिंग बैलेंस बिटवीन एन इंडिविजुअल वर्क एंड पर्सनल लाइफ। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब होता है एक इंडिविजुअल जो आपका एम्प्लॉय है उसकी पर्सनल लाइफ और वर्किंग लाइफ के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करके रखना, वो कहलाता है आपका वर्क लाइफ बैलेंस। इन अदर वर्ड, एन एम्प्लॉय शुड बी एबल टू डिवोट सफिशिएंट टाइम टू द पर्सनल लाइफ बिसाइड द डिस्चार्जिंग हिज प्रोफेशनल ड्यूटी। अदर वर्ड्स में अगर हम कहें तो क्या मतलब होता है कि एक जो एम्प्लॉय होता है उसे अपने पर्सनल लाइफ को भी उतना ही टाइम देना चाहिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से काम करने के बाद उसे भी इक्वल टाइम देना चाहिए। In our daily life, we meet many people who work 6 to 7 days a week, are out of city most of the time, and have no time to devote their personal life. हम ऐसे अपने आसपास कई लोगों को देखते हैं जो 6 से 7 दिन हफ्ते में हफ्ते काम करते हैं, ज़्यादातर शहर से बाहर रहते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते हैं। सच अ टेंडेंसी इज हार्मफुल टू इंडिविजुअल कंसर्न एंड हिजर फैमिली। तो जो ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को कुछ भी टाइम नहीं दे पाते हैं, तो इससे क्या होता है? ये हार्मफुल होता है उस इंडिविजुअल के लिए, उसकी फैमिली के लिए। Thus there rise a great need to manage वर्क लाइफ बैलेंस। तो यहीं पर क्या होता है? वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने की जरूरत आती है। ये आपका वर्क लाइफ का कंसेप्ट हो गया, आप इसे रीड कर लीजिएगा बाद में। ठीक है, फिर आता है आपका फ्लेक्स टाइम क्या होता है? तो फ्लेक्सी टाइम ऑल्सो नोन एज फ्लेक्स शेड्यूलिंग इज वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफर इट्स एम्प्लॉय द अपॉर्चुनिटी ऑफ अवेलिंग अ फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर अरेंजमेंट। फ्लेक्स टाइम का मतलब होता है एक ऐसा फ्लेक्सिंग शेड्यूल जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को राइट देती है कि वो अपने अकॉर्डिंग जो भी फ्लेक्स टाइम, मतलब जो भी टाइम उनके लिए फ्लेक्सिबल हो, उस टाइम को चूज कर सकें वर्क करने के लिए, तो उसे कहा जाता है फ्लेक्स टाइम। अ फ्लेक्स टाइम सिस्टम इज अल्टर्ड टू ऑफर एम्प्लॉय मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क प्लेस बाय गिविंग देम फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टार्ट एंड फिनिश वर्क एट टाइम दैट्स सूट देयर प्रेफरेंस। तो ये फ्लेक्स टाइम में क्या होता है? इसके अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें ऑफर दिया जाता है कि वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने काम को स्टार्ट करने का टाइम और अपने काम को टाइम पर फिनिश करने का टाइम देख लें, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपनी ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। द टोटल वर्किंग आवर आर डिवाइडेड इनटू कोर एंड फ्लेक्सिबल आर, वेयर द कोर आर इन्फोर्ड एंड फ्लेक्सिबल आर सब्जेक्ट टू एम्प्लॉय चॉइस, सब्जेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन डिमांड। किस टाइप के हो सकता है? जैसे प्री फ्लेक्स अराइवल 4 से 7, फिर फ्लेक्स अराइवल है 7 से 10, कोर टाइम है 10 से 12:30, फ्लेक्सी लंच 12:30 से 2:30, फिर कोर टाइम आपका 2:30 से 4, फिर फ्लेक्सी लीव 4 से लेकर आपके 6:30। तो इस तरीके का ये कुछ फ्लेक्स टाइम होता है। ठीक है, ये हो गया आपका फ्लेक्स टाइम का कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका टेली कम्यूटिंग क्या होता है? तो टेली कम्यूटिंग ऑल्सो नोन एज वर्किंग फ्रॉम होम और ई कम्यूटिंग। टेली कम्यूटिंग का मतलब होता है जो वर्क फ्रॉम होम होता है उसे ही कहा जाता है टेली कम्यूटिंग। इज अ वर्क अरेंजमेंट इन विच एम्प्लॉय वर्क आउटसाइड द ऑफिस। एक अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर क्या होता है, एक जो एम्प्लॉय होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर रहकर भी ऑर्गेनाइजेशन का काम कर सकता है। ऑफन वर्किंग फ्रॉम होम, ज़्यादातर कहाँ से? वर्किंग फ्रॉम होम और अ लोकेशन क्लोज टू होम, या फिर कोई भी ऐसी लोकेशन जो घर से पास हो। Rather than traveling to office, the employee travel via telecommunication link, keeping in touch with coworker and employee via telephone and email। तो इसमें क्या होता है? वर्कर को, जो एम्प्लॉय होता है, उसे ऑफिस आने की जरूरत नहीं होती है, वो वैसे ही टच में रह लेता है किसी लिंक के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू या ईमेल के थ्रू। द वर्कर में ओकेजनली एंटर द ऑफिस टू अटेंड द मीटिंग एंड टच बेसिस विद द एम्प्लॉयर। जो ये एम्प्लॉय होते हैं वो कभी कभार ऑफिस आते हैं मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने के लिए, या फिर वर्कर्स के एम्प्लॉयर के टच में रहने के लिए बस। बाकी ये काम करते हैं ऑफिस के बाहर से।
फिर आता है आपका नेक्स्ट कंसेप्ट जॉब शेयरिंग क्या होता है? अ जॉब शेयर और को शेयरिंग इज एन इमर्जिंग कंसेप्ट ऑफ शेयर्ड ऑफिस स्पेस इन सिटीज स्पेशली द मेट्रोपॉलिटन सिटी गिविंग द स्पेस एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट। जॉब शेयरिंग का मतलब होता है जो अपना ऑफिस स्पेस है उसे किसी और पर्सन के साथ शेयर करना, जिससे क्या करा जाए, कॉस्ट को बचाया जा सके। ज़्यादातर ये कहाँ पर होता है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है वहाँ पर ये करा जाता है। इट इज़ एन ऑफिस स्पेस इन विच सेवरल वर्कर फ्रॉम डिफरेंट कंपनी शेयर अ कॉमन वर्क स्पेस फॉर देयर रिस्पेक्टिव बिजनेसेस। ये एक ऑफिस स्पेस होता है जिसमें अलग अलग कंपनीज के वर्कर्स आकर बैठकर एक साथ काम करते हैं, जो कि अपने अपने बिजनेस के लिए काम करते हैं। एंड वर्क अलाउइंग कॉस्ट सेविंग एज वेल एज कन्वीनियंस। इसके अंदर क्या होती है, कॉस्ट सेविंग होती है और ये कन्वीनियंस होता है। द यूज ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करा जाता है एक इक्विपमेंट, एक यूटिलिटी या फिर एक ही रिसेप्शनिस्ट का यूज करके इन सभी को मैनेज कर लिया जाता है। तो इस चीज को कहा जाता है आपका जॉब शेयरिंग। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी हम कर ही चुके हैं, डायमेंशन वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंडिया के अंदर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को हमने कैसे कैसे डिवाइड कर रखा है, तो नंबर वन एथेंसिटी के बेसिस पर। इन इंडिया वन कैन श्योरली नोटिस द वर्स्ट डाइवर्सिटी एंड डिफरेंस इन टर्म ऑफ रिलीजियन डिफरेंस। एथेंसिटी का मतलब आता है जब हम रिलीजन के बेसिस पर वर्कफोर्स को डाइवर्सिफाई करें या लैंग्वेज के बेसिस पर डाइवर्स करें तो उस चीज़ को एथेंसिटी कहा जाता है। फिर आता है जेंडर फैक्टर, जेंडर के बेसिस पर वर्कफोर्स को डिवाइड करें, डिफरेंस करें उनका, तो वो आता है आपका जेंडर फैक्टर में। एज फैक्टर में एज के बेसिस पर वर्कफोर्स को डिवाइड करें। डिसेबिलिटी मतलब किस पर्सन के पास क्या एबिलिटी और क्या डिसेबिलिटी है उसके बेसिस पर जब डिवाइड करें तो वो आता है आपका डिसेबिलिटी फैक्टर में। फिर कई बार कास्ट वगैरह के बेसिस पर भी कर दिया जाता है। एक्स डिफेंस पार्लियामेंट्री पर्सनल के बेसिस पर, डिसेबल्ड पर्सनल के बेसिस पर, डिस्प्लेस्ड पर्सन के बेसिस पर, ये सारी आपकी वर्कफोर्स डाइवर्सिटी बता रखी है, एग्जांपल दे रखे हैं। फिर आएगा चैलेंजेस ऑफ डाइवर्सिटी इन द वर्क प्लेस। अब क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वर्क फोर्स डाइवर्सिटी में, कि मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग रेस, अलग अलग एज, इन सब के लोग रहेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। तो नंबर वन आता है आपका कम्युनिकेशन का चैलेंज, मतलब जो बातचीत करने में, क्योंकि अलग अलग जगह के लोग होते हैं तो उनकी लैंग्वेज में भी डिफरेंस हो सकता है, तो बातचीत करने में उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। फिर अगर रेजिस्टेंस टू चेंज, अब किसी के लिए चेंज अच्छा हो सकता है, किसी के लिए वही चेंज गलत हो सकता है, तो रेजिस्टेंस टू चेंज मतलब वो किसी भी चेंज के साथ अडेप्ट करने में इतने कन्वीनियंट नहीं होते हैं, उसके लिए मना करते हैं। फिर है सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ डाइवर्सिटी इन वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में अच्छे से डाइवर्सिटी को मैनेज नहीं हो पाता है, क्योंकि डाइवर्सिटी ट्रेनिंग अलोन इज नॉट सफिशिएंट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिटी मैनेजमेंट प्लान। क्या होता है, कोई भी अगर कोई डाइवर्सिटी मैनेजमेंट का पर्सन है, मैनेजर है, वो भी इतना कैपेबल नहीं होता है कि उसे हर टाइप की डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम पता चल सके, क्योंकि कई सारी डाइवर्सिटी के लोग वहाँ पर होते हैं, तो किसी एक पर्सन के अंदर वो सारी कैपेबिलिटी होना कि वो उन सभी को समझ सके, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए अच्छे से मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। डाइवर्सिटी मैनेजमेंट होता क्या है, तो डाइवर्सिटी मैनेजमेंट रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन एक्शन दैट एम टू प्रमोट ग्रेटर इंक्लूजन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थ्रू स्पेसिफिक पॉलिसी एंड प्रोग्राम। डाइवर्सिटी मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करा जाता है, जितने भी लोग होते हैं अलग अलग डाइवर्सिटी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हें मैनेज करा जाता है कि वो सभी आकर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएं। कोई भी अगर डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें कंट्रीब्यूशन दे पाएं, और ये किससे करा जाता है, कई सारी पॉलिसी और प्रोग्राम बनाकर किया जाता है। Organizations are adopting diversity management strategy as a response to growing diversity of workforce around the world. ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही हैं, पूरे वर्ल्ड में जो ये डाइवर्सिटी है इसे अडेप्ट करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर रही हैं। फीचर्स क्या क्या होते हैं वर्कफोर्स डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के, नंबर वन आता है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी मैनेजमेंट रिक्वायर क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी मैनेजमेंट में क्या जरूरत होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट बनाने की जरूरत होती है इन विच पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, सोशल बैकग्राउंड एंड बीइंग डाइवर्स इन मेनी अदर रिस्पेक्ट कैन को एग्जिस्ट। जिससे क्या हो सके, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग भी यहाँ पर को एग्जिस्ट कर सकें, मतलब आसानी से वर्क कर सकें, ऐसा क्लाइमेट बनाने की जरूरत होती है। फिर आएगा वर्क फॉर डाइवर्सिटी मैनेजमेंट एम एट मेकिंग पीपल एट वर्क बेस्ट ऑफ देयर पोटेंशियल। वर्क फॉर डाइवर्सिटी मैनेजमेंट क्या करता है, उन अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करता है कि वो अपना बेस्ट पोटेंशियल का यूज करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से अच्छा काम कर सके। नेक्स्ट है वर्क फॉर डाइवर्सिटी मैनेजमेंट रूल्स आउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल। ये किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देता है लोगों के बीच में। नेक्स्ट है वर्क फॉर डाइवर्सिटी मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड टू वर्क टुवर्ड द बेस्ट ऑफ अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। और क्या करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में भी हेल्प करता है। वेयर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी इज अ वे ऑफ लाइफ द प्रोफेशनल मैनेजर, ये आप छोड़िए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
जेंडर इश्यूज आ जाते हैं कई चीज़ों के, ये अब सारा आपका ज़रूरी कंसेप्ट नहीं है, ये आप लास्ट की 2 स्लाइड्स छोड़ सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाती है। यूनिट नंबर 5 को हमने बहुत ही डिटेल में कर लिया, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करवाई दिए हैं, आप इन्हें एक बार रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।